नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। मैं मराठवाड़ा में हूं, मराठवाड़ा से अभी आज ही खानदेश में शिफ्ट हुआ हूं और संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, वहां उद्धव ठाकरे की बड़ी रैली हुई, ऐतिहासिक रैली। वहां एक अब्दुल सत्तार नाम के एकनाथ शिंदे के सिपहसालार चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक ज़माने में उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार के सिपहसालार हुआ करते थे। अब जब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आपकी तारीफ करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मैं इज्जत करता हूं। समय आ गया है कि तुम्हें उद्धव ठाकरे शिवसेना का समर्थन करना चाहिए। अब जब इस वक्तव्य को मैंने एक्सरे से देखा, तो मैंने क्या देखा? उद्धव ठाकरे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा, उनसे यानी उन कार्यकर्ताओं से शिवसेना यूबीटी के साथ आने की अपील की। उन्होंने कहा, हमारे बीच में मतभेद है, लेकिन अगर आपकी ओर से कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मैं तैयार हूं। हमें एकजुट होकर सिलोड़ की छवि सुधारनी चाहिए। सिलोड़ ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से अब्दुल सत्तार चुनाव लड़ते हैं। यह मौका है अब्दुल सत्तार को हराने का। अब्दुल सत्तार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, अब्दुल सत्तार जो वर्तमान में एकनाथ शिंदे के शिवसेना के मंत्री हैं, वे 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना में शामिल हुए थे। उस समय शिवसेना एक थी। उद्धव ठाकरे के हाथों पार्टी की कमान थी। अब सत्तार सिलोट से फिर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां मुस्लिम मतदाता 20% है। उद्धव ने सत्तार को गद्दार बताते हुए गद्दारों को एकजुट होकर सत्ता का दुरुपयोग किया है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। मैंने 2019 में उन्हें शामिल करके गलती की थी और इसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती की है और मैं इसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तार ने शिवसेना में शामिल में होने का वो ज़िक्र कर रहे थे। उद्धव ने आरोप लगाया, उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मेरे सपनों को साकार करने में मेरी मदद करेंगे। मेरे सपनों को भूल जाइए। उन्होंने गरीबों के जीवन को दुःस्वप्न बना दिया और पैसे बटोरना जारी रखा। सत्तार सत्तार की आलोचना करते हुए उद्धव ने कहा, सभी गद्दार एक साथ आ गए हैं और मंत्री पद मिलने के बावजूद उनकी भूख शांत नहीं हुई। वे अभी भी लालची बने हुए हैं। वे सभी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और गरीबों को परेशान कर रहे हैं। उन्हें सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। मैं सिलोड़ वासियों को कहना चाहता हूँ, बीजेपी से सहयोग की अपील अ, करते हुए उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सराहना की। सिलोड़ में डर का माहौल है, उद्धव जी बोल रहे थे। मैं बीजेपी और कार्यकर्ता से अपील करता हूं कि इस डर के माहौल से दूर आ जाए। सच्चा बीजेपी कार्यकर्ता गुंडागिर्दी के खिलाफ है और आतंक का अंत चाहता है। हमारी संस्कृति और परंपरा अलग है। स्थानीय भाजपा नेता ने ये देखने लायक है, क्योंकि दानवे एक बड़ा नाम था मराठवाड़ा का, जो जालना से लोकसभा का चुनाव हार गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको हराने के लिए सत्तार ने बहुत काम किया। इसके चलते विधानसभा में सत्तार का भाजपा नेता प्रचार नहीं करेंगे, ऐसी बातें कही गई। स्थानीय भाजपा नेता ने सत्तार के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया और आरोप लगाया कि वह भगवा पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। सत्तार और बीजेपी के बीच मतभेद और सत्तार के बीच रिश्ते में तब खराब हुए जब जालना लोकसभा, जैसा कि मैंने जिक्र किया, सत्तार ने दानवे का समर्थन करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि कल्याण काळे की जीतने के बाद सार्वजनिक अभिनंदन भी किया। तो दानवे के करीबी बांकर, जो शिवसेना यूबीटी के टिकट पर सत्तार के खिलाफ मैदान में है, महाराष्ट्र में 20 तारीख को चुनाव है और सत्तार को निपटाने के लिए भाजपा सेना वहां एक हुई है। यदि मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में भी दरार के चर्चे तो लगातार आ ही रहे हैं। खासकर उद्धव ठाकरे, खासकर अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में भी कोई संबंध पहले जैसे नहीं रहे। जो एक छत्रपति शिवाजी पार्क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली
हुई, उसमें अजित पवार शामिल नहीं हुए। अजित पवार की पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा के साथ गठबंधन में महत्वपूर्ण भागीदार है, लेकिन जब चुनाव लड़ रहे हैं तो कई लोग एक दूसरे के खिलाफ है। यहाँ पे अजित पवार की पार्टी दूर है। बीजेपी सत्तार अब्दुल सत्तार का प्रचार नहीं करना चाहती। दूसरी ओर अजित पवार के उम्मीदवार सना मालिक और नवाब मालिक और जीशान सिद्दीकी के भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से गैर हाजिर, मतलब प्रधानमंत्री के, उनके खिलाफ बीजेपी प्रचार नहीं कर रही है, बीजेपी के साथ होने के बावजूद। शिंदे सेना और रामदास आठवले की नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता उस रैली में शामिल थे, लेकिन ये लोग नहीं गए। कुल मिलाकर पूरा कलह इतना बड़ा हुआ है कि नेता जो कहते हैं कि हमारा गठबंधन एक बहुत सॉलिड है, खासकर मिलिंद देवड़ा जैसे लोग, लेकिन जब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में माइक्रो लेवल पे आप बात करते तो आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें सामने आती है। जैसे कटोगे तो बटोगे, इस पर अजित पवार ने बड़े प्रखरता से बोला। अजित पवार के बाद फिर पंकजा ने भी बोला, उसके बाद फिर अशोक चौहान ने भी बोला। दबी जुबान में कभी नेता बोल रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने फिर अपनी पार्टी का बचाव करते हुए अजित पवार को ही नसीहत दे डाली कि आपको वो नारा समझ ही नहीं आया। वो कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते, हम तो समाज में जाति व्यवस्था पे प्रतिघात करते हैं, आघात कर रहे हैं। हमने जब देखा कि हम जब भी जातियाँ बँटती है तो हम गुलाम होते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस को भी थोड़ा इतिहास खंगालना चाहिए। देश जब भी गुलाम हुआ, चाहे तुर्क आए, चाहे मुगल आए, चाहे ब्रिटिश आए, ये सब राजनीति करते हुए आए। इन्होंने बाँटो, फूट बाँटो और राज करो, यही अपनाया। इसीलिए राजस्थान के राजपूत राजा भी मुगलों के राजदार बने, तो कोई कर्जदार बन के मुगलों की सेवा करने लगा। कई जगह छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कई बार गद्दारों का सामना किया और उनको इस बात का हमेशा दुख होता था कि पिछड़े जाति वाले, जो 12 बलूतेदार कहते हैं महाराष्ट्र में, ओबीसी, दलित, अति दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये सभी महाराज के साथ थे, लेकिन उनके अपने लोग नहीं थे। तो देवेंद्र फडणवीस थोड़ा इतिहास पढ़ लेंगे तो उनको ये समझ में आएगा, गुलामी जातियों में बंटने के कारण नहीं हुई। देश गुलाम हुआ नेताओं के स्वार्थ के चलते। आज शिवसेना टूटी चंद नेताओं के स्वार्थ के चलते, राष्ट्रवादी पार्टी टूटी चंद नेताओं के स्वार्थ के चलते, और ये पार्टियां तोड़ी देवेंद्र फडणवीस ने खुद के स्वार्थ के चलते कि मुख्यमंत्री बने। तो बात अलग है, दिल्ली ने टेढ़ी नजर की और वो लंगड़ते लंगड़ते दोनों पैरों पे दौड़ते आए थे और लंगड़ते लंगड़ते एक पैर पे वो उप मुख्यमंत्री बने। कुल मिलाकर जाति पात से गुलामी नहीं आती। जब तक जातियों की बात नहीं होगी, जातियों में समानता नहीं आएगी। यदि आप जाति मानने को ही तैयार नहीं हो, जो वस्तु स्थिति है, तो फिर आप कैसे कहोगे कि जातियां समाप्त हो गई? यदि जातियां समाप्त हो गई, ये बार बार हम एक रहेंगे, ये सेफ रहेंगे, ये जो बातें हैं, ये नरेशन बहुत खतरनाक है। इसके पीछे एक कड़ा षड्यंत्र है। बार बार ये बोलना कि जाति पाति नहीं, हम सब एक है, इसका मतलब रिजर्वेशन की अब जरूरत नहीं। रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है? क्यों ओबीसी को रिजर्वेशन है? क्यों दलित, अति दलित, पिछड़ों को रिजर्वेशन है? क्यों आदिवासियों को रिजर्वेशन है? ये रिजर्वेशन इसलिए है क्योंकि जाति पाति है। जो रिजर्वेशन के खिलाफ है, जो आरक्षण के खिलाफ है, वो बार बार इस पे प्रहार करते हैं। और जो गरीबों को आरक्षण देना चाहते हैं, वो जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, ताकि समय आ गया है 75 साल बाद ये देखे तो सही कि समाज में कौन किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी सत्ता में कितनी भागीदारी है। जो सत्ता का मक्खन अकेला खाना चाहते हैं, पिछड़ों को, ओबीसी को नहीं देना चाहते हैं, वो जाति जनगणना के खिलाफ बात करते हैं। इसीलिए कटे हटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे बोला किसी और कारण में था, और जिसका जस्टिफिकेशन देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, वो बता सकते हैं, उनका वो जस्टिफिकेशन बताता है कि वो कितने कुपड़ है।
उन्हें इतिहास भी ठीक से पता नहीं। उन्हें हम गुलाम क्यों हुए, ये भी पता नहीं। जाति-पातियों में मानवता गुलाम हो सकती है, लेकिन भारत देश गुलाम नेताओं के स्वार्थों के चले चलता। आज इस श्रेणी में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।